सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 विस्तास यानी कि सप्लीमेंट्री पोर्शन में जो आपको फर्स्ट चैप्टर दिया है द थर्ड लेवल यानी कि तीसरा तल, जिसे लिखा है जैक फिनी ने, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान शब्दों में हम आप लोगों के समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साथियों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर की समरी बता देता हूं, जिससे कि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाए। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मेन पात्र है, वह 31 वर्षीय एक चार्ली नाम का व्यक्ति है। यानी कि एक चार्ली नाम का व्यक्ति है जिसकी आयु है 31 वर्ष। ये अपनी इमेजिनेशन के द्वारा यानी कि अपनी कल्पना के द्वारा प्रेजेंट जो टाइम है उससे पीछे चला जाता है, यानी कि पास्ट में चला जाता है। और ये 1890 या 94 आप कह सकते हैं, यानी कि ये 1894 में प्रॉपर पास्ट में चला जाता है। अब पास्ट में जाने का रीज़न ये है कि जिस समय में ये जी रहा होता है वह समय वॉर यानी कि युद्ध, इनसिक्योरिटी असुरक्षा, फियर यानी कि भय, वरी यानी कि चिंता आदि से भरा हुआ है और ये इन सभी चीज़ों से बचना चाहता है, इसीलिए ये 1894 में चला जाता है। और साथियों, इसकी इमेजिनेशन की वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा है द थर्ड लेवल। अब मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी की सतह है, इससे नीचे जो भी आप बनाते हैं रहने के लिए उसे आप कह देते हैं तल। तो आपने पहला खोदा तो आप इसे कह देंगे फर्स्ट लेवल यानी कि प्रथम तल। इससे नीचे अगर आप बनाओगे तो ये कहलाएगा आपका सेकंड लेवल यानी कि द्वितीय तल। तो साथियों, इस चैप्टर में 2 तल तो हैं, लेकिन चार्ली अपनी इमेजिनेशन पावर से एक तीसरे तल यानी कि थर्ड लेवल को क्रिएट कर लेता है। और जो इस चैप्टर की पूरी कहानी है वो इस तीसरे तल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो चार्ली की जो इमेजिनेशन है, जैक फिनी ने एक बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर में वर्णन किया हुआ है। तो साथियों, इस चैप्टर का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग, वोकैब, सिंटैक्स संबंधी जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं या बने हैं, उन सभी का मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कशन करूंगा। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से होती है। और साथियों, यहाँ आपको एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ और इसी से आपके खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में। और देखिए, रीड एंड फाइंड आपके सामने लिखा है, यानी कि रीड एंड फाइंड आउट व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। तो देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से होती है। द प्रेसिडेंट्स यानी कि अध्यक्ष ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल यानी न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड द न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष जिनके नाम बताए हैं, न्यू हेवन यानी कि न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, विल स्वीवर ऑन ये शपथ लेंगे या शपथ खाएंगे, अ स्टैक एक ढेर की, ऑफ टाइम टेबल्स समय सारणी के, टाइम टेबल्स का मतलब क्या होता है, समय सारणी के। पहले यहाँ तक देखिए, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीवर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, यानी कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स समय सारणी के ढेर की शपथ खाएंगे और क्या कहेंगे, दैट की देयर आर वहाँ हैं, ओनली 2 केवल 2, यानी कि वहाँ केवल 2 ही तल हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स समय सारणी के ढेर की शपथ खाएंगे और कहेंगे कि वहाँ केवल 2 ही तल हैं। बट लेकिन आई से चार्ली कहेगा या चार्ली कहता है, देयर आर वहाँ हैं 3 माने 3। बट आई से लेकिन मैं कहता हूँ, यानी कि चार्ली कहता है, देयर आर 3 कि वहाँ 3 तल हैं।
अब वो तीसरे तल का यहाँ रीजन देगा अपनी इमेजिनेशन पावर से। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन मैं गया हूँ ऑन द थर्ड लेवल तीसरे तल पर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर गया हूँ। और आगे कहता है यस हाँ, आई हैव टेकन मैंने लिया है द ओबियस यानी कि स्पष्ट स्टेप माने कदम। यस आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, हाँ मैंने स्पष्ट कदम लिया है यानी कि मैंने हाँ स्पष्ट कदम उठाया है इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कि वहाँ तीसरा तल है। और कहता है आई टॉक्ड मैंने बातचीत की है टू अ साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक से, फ्रेंड जो मेरा मित्र है, ऑफ माइंड मेरा। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र से बातचीत की है अमोंग अदर्स अन्य लोगों के बीच में या अन्य लोगों के अतिरिक्त। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमोंग अदर्स, मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त या अन्य लोगों के बीच अपने एक मनोचिकित्सक मित्र से भी बात की है। मनोचिकित्सक मित्र आप जानते हैं। और कहते हैं आई टोल्ड हिम, चार्ली ने उसे बताया है, इसका जो मनोचिकित्सक है उसका नाम है शैम बिनर, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम मैंने अपने मित्र को बताया है अबाउट द थर्ड लेवल तीसरे तल के बारे में एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। आई टोल्ड हिम मैंने उसे बताया है अबाउट द थर्ड लेवल तीसरे तल के बारे में एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। चार्ली कहता है मैंने अपने मित्र को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के बारे में बताया है। जब इसने उसे बताया तो वो क्या कहता है एंड और ही सैड उसने कहा, एंड ही सैड और इसके मित्र ने कहा इट वॉज यह है, इनडायरेक्ट में है इसलिए आप है अर्थ लेंगे तो वो आप जानते हैं इनडायरेक्ट में था आ जाएगा आपका, है ना। इट वॉज यह है अ वेकिंग ड्रीम यानी कि दिन में देखे जाने वाले स्वप्न के विश माने इच्छा के फुलफिलमेंट पूरे होने जैसा। एंड ही सैड और उसने कहा है इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कि यह दिन में देखे जाने वाले स्वप्न के पूरे होने जैसा है। जैसे इसने कहा ना कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा तल है तो इसके मनोचिकित्सक मित्र ने कहा कि यह दिन में देखे जाने वाले स्वप्न की इच्छा के पूरे होने जैसा है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि दिल्ली में लाल किला है तो आप क्या कहोगे, सर हमें क्यों पागल बना रहे हो आप, है ना। तो ऐसे ही ये बताता है। अच्छा जो सैम बिनर है ना ये भी इसकी इमेजिनेशन में ही बातचीत कर रहा है, अलग से बातचीत नहीं है, ये कल्पना ही चल रही है। ही सैड उसने ये बात कही आई वॉज अनहैप्पी कि मैं उदास हूँ या मैं दुखी हूँ। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी और उसने ये भी कहा कि मैं दुखी या उदास हूँ। दैट माने इस बात ने मेड माई वाइफ यानी कि चार्ली की पत्नी को कर दिया काइंड ऑफ मेड यानी कि एक प्रकार का पागल सा। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड इस बात ने चार्ली की पत्नी को एक प्रकार से पागल सा कर दिया। यानी जैसे उसने कहा कि चार्ली तुम उदास हो इसीलिए आप ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जैसी बहकी बहकी बातचीत कर रहे हो, तो जैसे ही इसकी पत्नी ने सुना तो वह एक प्रकार से पागल सी हो जाती है। पर लेकिन साइकेट्रिस्ट एक बार क्लियर करता है बट लेकिन ही एक्सप्लेन्ड उसने व्याख्या की या समझाया, बट ही एक्सप्लेन्ड लेकिन उसने व्याख्या की या समझाया दैट ही मीन्ट कि उसका मतलब है द मॉडर्न वर्ल्ड कि आधुनिक संसार इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर भय से भरा हुआ है, वॉर युद्ध से भरा हुआ है, वरी चिंता से भरा हुआ है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट और ढेर सारी ऐसी ही चीज़ों से भरा हुआ है। लेकिन शैम बिनर ने चार्ली को समझाया कि उसका मतलब है या उसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्तमान संसार है वो असुरक्षा, भय, युद्ध, वरी आदि ऐसी ही चीज़ों से भरा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ मॉडर्न का एंटोनियम्स आपसे लगातार पूछा गया है, 2025 में भी आया है, तो आप लिख दोगे एंशिएंट। एक बार टाइप कर दें साथियों एंशिएंट की स्पेलिंग, ठीक है, जिससे मुझे पता रहेगा
और आपको याद भी हो जाएगा। आगे देखिए, एंड और इट एंड दैट और कि आई जस्ट मैं केवल वांट माने चाहता हूँ टू एस्केप बचना। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप और उसने कहा कि तुम केवल इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हो। चार्ली कहता है वेल ठीक है, हु डजंट यानी कि कौन इन सभी चीज़ों से बचना नहीं चाहता है। आप साथियों बताओ, क्या आप असुरक्षित रहना चाहोगे, भय में रहना चाहोगे, युद्ध में रहना चाहोगे या चिंताओं में रहना चाहोगे? कोई नहीं रहना चाहेगा ना। तो चार्ली एक और तर्क देता है अपनी इमेजिनेशन में कि अच्छा कौन बचना नहीं चाहता है। एवरीबडी यानी प्रत्येक व्यक्ति वॉन्ट्स टू एस्केप बचना चाहता है। आई नो इस बात को मैं जानता हूँ। चार्ली कहता है मैं जानता हूँ। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो वॉन्ट्स टू एस्केप मैं जानता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चीज़ों से बचना चाहता है। और कहता है बट लेकिन दे डोंट यानी कि वे बट दे डोंट लेकिन वे वंडर घूमते नहीं हैं या भटकते नहीं हैं डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल यानी कि किसी भी तीसरे तल पर एट ग्रैंड सेंट्रल यानी कि ग्रैंड सेंट्रल के। और चार्ली कहता है लेकिन वे ग्रैंड सेंट्रल के किसी तीसरे तल पर घूमते नहीं हैं या भटकते नहीं हैं। जब इसने इस बात को कहा कि मैं ही क्यों वहाँ चला गया और मैं ही इन सभी चीज़ों से भटकते हुए पीछे क्यों चला गया, तो इस पर क्या होता है बट लेकिन दैट्स द रीजन, जो इसका मनोचिकित्सक मित्र है सैम बिनर वो कहता है यही रीजन है या यही कारण है। बट दैट्स द रीजन लेकिन यही कारण है। ही सैड उसने कहा कि यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं, जैसे कि असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता ऐसी आदि चीज़ों से बचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे तीसरे तल पर नहीं भटकते हैं। और आप क्या कर रहे हो, तीसरे तल पर चले गए हो। बट दैट्स द रीजन लेकिन यही कारण है। ही सैड उसने इस बात को कहा एंड माई फ्रेंड्स और मेरे मित्र ऑल एग्रीड सभी सहमत हो गए। और चार्ली के सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए कि वास्तव में तुम किस पर चले गए हो, अपनी इमेजिनेशन में चले गए हो। एग्री आप जानते हैं स्वीकार करना होता है, इसके सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएं तो आप एक्सेप्ट लिख सकते हो। एक्सेप्ट का आपका जो मीन्स है एनडीए 13 अप्रैल 2025 में भी आपसे पूछा गया है। कन्फेस आप लिख सकते हैं, कन्फेस लिखते रहना। एक्सेप्ट आप लिख दिए हैं, कन्फेस आप लिख दिए हैं, कंसेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, CONSENT कंसेंट आप लिख सकते हैं, एक्नॉलेज आप लिख सकते हैं। ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डिनाई या फिर रिफ्यूज ये आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई, पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बताता चलूँगा। तो चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र कहता है कि यही कारण है कि तुम तीसरे तल पर भटक रही हो, यानी कि तुम एक तरीके से पागल से हो गई हो। और उसके सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। और चार्ली कहता है एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ें पॉइंट्स संकेत करती हैं टू इट इसी बात की तरफ। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट प्रत्येक जो चीज़ है वो इसी की तरफ संकेत करती हैं। दे क्लेम्ड और उन लोगों ने वायदा किया, दे क्लेम्ड और उन लोगों ने दावा किया, माई स्टाम्प की जो मेरा टिकट कलेक्टिंग यानी कि संग्रह का कार्य है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक उदाहरण है। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल यानी कि मेरा टिकट एकत्रीकरण का जो कार्य है वह इसका एक उदाहरण है। अब जैसे आप कोई कार्य करते हैं, जैसे आप प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका सपना है कि एक ओवर में 6 छक्के मारे जाएं और सपने में आप देंगे भी, है ना, पर लेकिन रियलिटी नहीं है। तो ऐसे ही वहाँ 2 तल हैं। चार्ली अपनी इमेजिनेशन में तीसरा तल क्रिएट कर चुका है और रीजन देता है कि जो मेरा टिकट संग्रह का जो कार्य है वह इसका एक उदाहरण है। दैट्स जो है अ टेम्पररी एक अस्थाई, रिफ्यूज माने आश्रय, फ्रॉम रियलिटी यानी वास्तविकता से बचने का। दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी और यह एक वास्तविकता से बचने का बहाना है या फिर आप कह सकते हैं आश्रय है, यानी कि यह वास्तविकता से बचने का एक आश्रय है। वेल ठीक है, मे भी शायद हो सकता है मैं इन सभी चीज़ों से बचना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरा टिकट संग्रह का कार्य है शायद यह वास्तविकता से बचने का एक अस्थायी आश्रय है। बट लेकिन माई ग्रैंडफादर तर्क देता है मेरे दादाजी
डिडंट नीड कोई भी आवश्यकता नहीं थी, एनी रिफ्यूज किसी भी आश्रय की, फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से। बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से बचने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अपने दादाजी का रीज़न देता है क्योंकि उन्होंने इसके कार्य को शुरू किया था। क्यों बचने की आवश्यकता नहीं थी वो बताता है। थिंग्स माने चीज़ें, वर प्रीटी काफ़ी, नाइस माने अच्छी थी, एंड पीसफुल और शांति में थी। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल क्योंकि उनके समय में जो चीज़ें थीं वो बहुत ज़्यादा अच्छी और शांत थीं, और शांत माहौल होगा तो कोई भी बचना नहीं चाहेगा। ये मैंने बता दिया है इन हिज डे, ठीक है। फ्रॉम ऑल जो कुछ भी उन लोगों से, आई हर्ड मैंने सुना है, फ्रॉम ऑल आई हर्ड यानी कि जिन लोगों से मैंने सुना है, एंड और ही स्टार्टेड इनके दादाजी ने ही प्रारंभ किया है, माई कलेक्शन यानी कि इनके टिकट संग्रह को, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन और चार्ली का जो टिकट संग्रह का कार्य है वह इन्हीं के दादाजी ने प्रारंभ किया है। चार्ली कहता है कि जो कुछ भी मैंने लोगों से सुना है वो कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी ने ही तुम्हारे टिकट संग्रह को शुरू किया है। और बताता है वो, इट इज़ अ नाइस कलेक्शन यह एक अच्छा संग्रह है, टू माने भी, इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू यह एक अच्छा संग्रह भी है। क्यों है? बड़े बड़े आदमियों से जोड़ेगा ये। ब्लॉक्स माने खंड या टुकड़े, ऑफ फोर यानी चार के, ऑफ प्रैक्टिकली प्रचलन में, एवरी यूएस इशू यानी कि प्रत्येक अमेरिका द्वारा जारी किए जाने वाले टिकट। तो ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू यानी कि प्रत्येक प्रचलन में अमेरिका द्वारा जारी किए जाने वाले टिकटों के चार के खंड, फर्स्ट डे कवर्स और पहले दिन का लिफाफा, एंड सो ऑन और ऐसी ही चीज़ें, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट यानी कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी टिकट संग्रह किया करते थे। आप इस बात को जानते हैं। यानी कि यूएसए द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक प्रचलन में चार के खंड या ब्लॉक और फर्स्ट डे कवर इत्यादि चीज़ों को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी एकत्रित करते थे, इस बात को आप जानते हो। एक बहुत बड़े नाम से ये चार्ली जोड़ देता है। ये चार्ली के पोशाक है जो कपड़ों को ये पहने हुए है। एनीवे फिर भी, हियर इज यह है, व्हाट हैपेंड जो घटित हुआ, एट ग्रैंड सेंट्रल यानी कि ग्रैंड सेंट्रल पर। एनीवे खैर या फिर भी, हियर इज व्हाट यह है, व्हाट हैपेंड जो कुछ घटित हुआ, एट ग्रैंड सेंट्रल कहाँ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अब चार्ली आपको पूरी कहानी बताएगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ। वन नाइट यानी कि एक रात, लास्ट समर अंतिम ग्रीष्म ऋतु की, वन नाइट लास्ट समर यानी अंतिम ग्रीष्म ऋतु की एक रात्रि को, आई वर्कड मैंने कार्य किया, लेट देरी तक, एट द ऑफिस यानी कि अपने दफ्तर में। चार्ली कहता है वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस यानी कि अंतिम ग्रीष्म ऋतु की एक रात्रि को मैंने अपने दफ्तर में देरी तक कार्य किया। आई वॉज मैं था, इन अ हरी जल्दी में, टू गेट प्राप्त होने के लिए या पहुंचने के लिए, अप टाउन रिहायशी इलाके में, टू माई अपार्टमेंट यानी कि अपने घर या अपने फ्लैट में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट और मैं अपने निवास स्थान में जो रिहायशी इलाका था वहाँ पहुँचने में जल्दी में था। सो इसीलिए आई डिसाइडेड मैंने निश्चय किया, टू टेक लेने का, सबवे यानी कि भूमिगत मार्ग यानी कि रेल या ट्रेन, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल यानी कि ग्रैंड सेंट्रल से। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल इसीलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से भूमिगत मार्ग को लेने का निश्चय किया यानी कि ट्रेन से वहाँ जाने का निश्चय किया। बिकॉज क्योंकि इट्स फास्टर यह अधिक तेज है, देन द बस यानी बस की अपेक्षा, क्योंकि यह बस की अपेक्षा अधिक तेज है यानी कि अधिक तेजी से चलता है। तो चार्ली ने अंतिम ग्रीष्म एक रात्रि को
अपने दफ्तर में देरी तक कार्य किया और उसे अपने निवास स्थान यानी रिहायशी इलाके में पहुंचने के लिए जल्दी थी, इसीलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एक भूमिगत मार्ग को लेने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस की अपेक्षा अधिक तेजी से चलता था। अब आगे क्या होता है, जैसे अब आप मेट्रो में बैठ जाएं, है ना। नाउ माने अब, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं पता है। नाउ आई डोंट नो अब मुझे नहीं पता है या मुझे नहीं मालूम है। वाई कि क्यों, दिस शुड हैव हैपन्ड इसे घटित होना चाहिए था, टू मी मेरे साथ। नाउ आई डोंट नो अब मुझे नहीं पता है, वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी कि इसे मेरे साथ ही क्यों घटित होना चाहिए था। आई एम जस्ट मैं केवल एन ऑर्डनरी गाय यानी कि साधारण सा व्यक्ति हूँ, नेम्ड चार्ली यानी मेरा नाम चार्ली है। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली यानी कि मैं एक साधारण चार्ली नाम का व्यक्ति हूँ। 31 ईयर्स यानी कि 31 वर्ष का। तो ये चार्ली अपने बारे में थोड़ा सा बताता है आपको। एंड और आई वॉज बियरिंग अपनी पोशाक भी बताता है, मैं पहने हुए हूँ। अ टैन हल्का बादामी रंग का, गावर्डेन यानी कि गावर्डेन, सूट माने सूट। एंड आई वॉज बियरिंग अ टैन गावर्डेन सूट और मैं एक हल्के बादामी रंग का गावर्डेन सूट पहने हुए हूँ। एंड और अ स्ट्रॉ एक स्ट्रॉ, हैट माने टोप है या टोपी है, विद अ फैंसी बैंड यानी कि एक फैशनेबल फीते वाली। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड और एक फैशनेबल यानी कि फैंसी फीते वाली एक स्ट्रॉ टोपी भी है मेरे सिर पर, जैसे आप देख सकते हैं। और आगे बताता है ये, आई पास्ड मैं गुजरा, अ डजन यानी कि एक दर्जन, मैन माने पुरुषों से, हु लुक्ड जो दिखाई देते थे, जस्ट ठीक, लाइक मी मेरे जैसे। चार्ली कहता है आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक माइन यानी कि मैं एक दर्जन लोगों से होकर गुजरा जो ठीक मेरी तरह ही दिखाई देते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग और मैंने प्रयास नहीं किया, टू एस्केप बचने का, फ्रॉम एनीथिंग किसी भी वस्तु से। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग और मैंने किसी भी वस्तु से बचने का प्रयास नहीं किया। आई जस्ट मैं चाहता था, वॉन्टेड माने आई जस्ट वॉन्टेड मैं केवल चाहता था, टू गेट प्राप्त होना या पहुंचना, होम यानी अपने घर, टू लूसिया यानी लूसिया के पास, माई वाइफ ये इसकी पत्नी का नाम है लूसिया या आप लुइसा कह सकते हैं, ठीक है भैया। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ और चार्ली अपनी पत्नी लुइसा के घर प्राप्त होना चाहता था या उसके पास पहुंचना चाहता था, ठीक है। आगे देखिए, आई टर्न्ड मैं मुड़ा, इनटू ग्रैंड सेंट्रल यानी कि ग्रैंड सेंट्रल में, फ्रॉम वेंडरविट एवेन्यू यानी कि वेंडरविट एवेन्यू से। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविट एवेन्यू यानी कि मैं वेंडरविट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, यानी इन्होंने वेंडरविट एवेन्यू से अपना कदम ग्रैंड सेंट्रल की तरफ रख दिया। एंड वेंट डाउन और मैं नीचे चला गया, द स्टेप्स सीढ़ियों से, टू द फर्स्ट लेवल यानी कि पहले तल पर। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल और मैं सीढ़ियों से पहले तल पर चला गया। वेयर माने जहाँ, यू टेक आप ले सकते हैं या पकड़ सकते हैं, ट्रेन्स यानी कि ट्रेनों को, लाइक द 20th सेंचुरी 20वीं सदी की तरह। अब चार्ली कहता है कि मैं वेंडरविट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा और मैं वहाँ पहले तल पर सीढ़ियों से चला गया, यानी कि जो सीढ़ी होती है ना आप पैर रख के जाते हैं, और उस पहले तल से आप 20वीं सदी की तरह ट्रेनों को पकड़ सकते थे। देन माने तब, आई वॉक्ड मैं चला, डाउन माने नीचे, एनोदर फ्लाइट यानी कि एक दूसरे सीढ़ियों से, टू द सेकेंड लेवल यानी कि दूसरे तल पर। देन आई वॉकड डाउन एनोदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल और तब मैं दूसरे तल पर एक दूसरी सीढ़ियों से चला गया। वेयर माने जहाँ से, द सबर्बन उपनगरीय, ट्रेन्स माने ट्रेनें, लीव फ्रॉम छूटती थीं। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम और जहाँ दूसरे तल से उपनगरीय ट्रेनें छूटती थीं।
आगे कहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो तीसरे तल में कैसे डक किया या प्रवेश किया। हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल, चार्ली ने तीसरे तल में कैसे प्रवेश किया। तो आप ध्यान रखोगे, डक्ड इनटू मैं प्रवेश कर गया या घुस गया या अंदर गया, एन आर्चेड यानी कि एक अर्ध चक्राकार, डोरवे माने दरवाजे में, हीडिंग और आगे बढ़ता गया, फॉर द सबवे यानी भूमिगत मार्ग की तरफ, एंड गॉट लॉस्ट और चार्ली वहीं खो गया। डक्ड इनटू एन आर्चेड डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे एंड लॉस्ट। और चार्ली कहता है मैं भूमिगत मार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए एक अर्ध चक्राकार दरवाजे में घुस गया या प्रवेश कर गया, एंड गॉट लॉस्ट और मैं वहीं खो गया। अब आगे कहता है दैट्स इजी यह आसान है, टू डू करना, दैट इज इजी टू डू यह करना आसान है, क्यों। आई हैव बीन मैं गया हूँ, इन माने अंदर, एंड आउट माने बाहर, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल यानी कि ग्रैंड सेंट्रल के। तो चार्ली कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर हुआ हूँ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यानी सैकड़ों बार। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यानी कि मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर हुआ हूँ। बट लेकिन आई एम ऑलवेज मैं हमेशा, बम्पिंग अचानक से मिल रहा हूँ, इनटू न्यू माने नए, डोरवेज दरवाज़ों से, एंड और, स्टेयर्स सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स और गलियारों से। कॉरिडोर्स का मतलब गलियारा भी होता है, दर्रा भी होता है साथियों, ठीक है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं हमेशा नए दरवाज़ों से अचानक मिल रहा हूँ, सीढ़ियों से मिल रहा हूँ या फिर बरामदों से मिल रहा हूँ। यानी जितनी बार भी चार्ली वहाँ जाता है तो इसे हमेशा नए डोरवे, नए डोरवे या फिर बात करें नए स्टेयर्स और नए कॉरिडोर्स वहाँ मिल जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट होमोफॉर्म्स 2025 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, 2020 में भी। स्टेयर का मतलब सीढ़ी होता है, क्या होता है, सीढ़ी। और एक स्टेयर होता है, आप जानते हैं, ध्यान से देखना या घूरना। तो इसके लिए कह सकते हैं माई रूम इज अप स्टेयर्स, माई रूम इज अप स्टेयर्स यानी मेरा घर सीढ़ियों के ऊपर है। और इसके लिए लिख सकते हैं डू नॉट स्टेयर मी, डू नॉट स्टेयर मी यानी मुझे मत घूरिए, ठीक है भैया। आगे देखिए, वंस माने एक बार, आई गॉट इनटू मैंने प्रवेश किया, अ टनल एक सुरंग में, अबाउट लगभग, अ माइल लॉन्ग एक मील लंबी। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग यानी कि एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में प्रवेश कर गया, एंड केम आउट और बाहर आ जा, इन द लॉबी यानी प्रतीक्षा कक्ष में, ऑफ द रूजवेल्ट होटल यानी कि रूजवेल्ट होटल के। चार्ली एक कहानी बताता है कि एक बार मैं लगभग 1 मील लंबी सुरंग में प्रवेश कर गया और मैं रूजवेल्ट होटल का जो प्रतीक्षा कक्ष था उसमें आ गया। एक और कहानी बताता है आपको, एनोदर टाइम एक दूसरी बार, आई केम अप मैं ऊपर आ जा, इन एन ऑफिस बिल्डिंग यानी कि एक दफ्तर की इमारत में, ऑन द 46th स्ट्रीट यानी कि 46वीं गली, 3 ब्लॉक्स अवे 3 खंड दूर। एनोदर टाइम आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे और एक दूसरी बार मैं 3 खंड दूर 46 गली पर जो दफ्तर इमारत थी उसके ऊपर आ जा। तो वो कह रहा है कि ऐसा करना आसान है, एक बार वो प्रतीक्षा कक्ष में पहुंच गया और एक बार ऑफिस बिल्डिंग में। समटाइम्स माने कभी कभी, आई थिंक चार्ली सोचता है, ग्रैंड सेंट्रल यानी कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री यानी एक पेड़ की तरह। तो चार्ली कहता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट उत्पन्न कर रहा है, न्यू कॉरिडोर्स नए गलियारों को, एंड स्टेयरकेसेज और सीढ़ियों को, लाइक रूट्स यानी जड़ों की तरह। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेज लाइक रूट्स और वह नए गलियारे और नई सीढ़ियों को जड़ों की तरह उत्पन्न कर रहा है या बाहर निकाल रहा है।
2025 में पूछा गया है, इस होमोफॉन्स को यूज करेंगे। एक रूट और एक ये रूट, उस रूट का मतलब जड़ होता है और इस रूट का मतलब रास्ता होता है और इस रूट का मतलब होता है जड़। तो ठीक है, इसके लिए मैं बता देता हूँ, विच इज द शॉर्टेस्ट रूट, यानी सबसे संक्षिप्त मार्ग कौन सा है, और इस रूट के लिए आप मुझे यूज ही करके बता देंगे। ठीक है, 2025 में ही पूछा गया है आपसे। आगे देखिए, देयर इज प्रोबेबली, संभवतः, अ लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी, कि जिसे कोई भी व्यक्ति नोज नहीं जानता है। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, संभवतः एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज, कि या जिसे कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग, और ना महसूस करता है, इट्स वे, इसके रास्ते को, अंडर द सिटी, यानी शहर के नीचे, राइट नाउ माने अभी भी। देयर इज अ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, संभवतः एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज, जिसे कोई व्यक्ति नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग इट्स वे, और इसके रास्ते के बारे में महसूस भी नहीं करता है, अंडर द सिटी राइट नाउ, इसका जो रास्ता है अभी भी शहर के नीचे है। ऑन इट्स वे, और इसका जो रास्ता है, टू टाइम स्क्वेयर्स, यानी कि एक तो टाइम स्क्वेयर्स की तरफ जाता है, एंड मे बी, और शायद हो सकता है, एनोदर, दूसरा, टू सेंट्रल पार्क की तरफ जाता हो। यानी कि कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि ये जो सुरंग है, इसका जो रास्ता है वो अभी भी शहर के नीचे है। एक रास्ता टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाता है और दूसरा सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है। एंड, और मे भी, शायद हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, इतने वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन, रहा है, एन एजेक्ट, एक निकास द्वार, अ वे ऑफ एस्केप, यानी कि बचने का एक रास्ता। बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एजेक्ट, अ वे ऑफ एस्केप, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए बहुत वर्षों से ग्रैंड सेंट्रल एक निकासी द्वार रहा है, यानी कि बचने का एक रास्ता रहा है। यहाँ से बहुत से लोग बच के निकलते होंगे। मे भी, शायद हो सकता है, दैट इज हाउ, यह कैसे है, द टनल, यानी कि सुरंग, मे भी, शायद हो सकता है, दैट इज हाउ द टनल, यह भी उसी प्रकार की सुरंग है, आई गॉट इनटू, जिसके अंदर मैंने प्रवेश किया है। शायद हो सकता है ये भी उसी प्रकार की सुरंग है जिसके अंदर मैंने प्रवेश किया हुआ है। बट लेकिन, आई नेवर टोल्ड, मैंने कभी नहीं बताया है, माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अपने मनोचिकित्सक मित्र को, अबाउट दैट आइडिया, यानी इस विचार के बारे में। चार्ली अपनी इमेजिनेशन में कहता है, लेकिन मैंने इस विचार के बारे में अपने मनोचिकित्सक मित्र को कभी नहीं बताया है। आगे बताता है ये, द कॉरिडोर, यानी कि वह गलियारा या बरामदा, आई वॉज इन, जिसके अंदर मैं था। द कॉरिडोर आई वॉज, जिस बरामदे के या जिस गलियारे के अंदर मैं था, बिगेन एंगलिंग, वो गलियारा कोण बनाने लगा, लेफ्ट, बाईं तरफ। द कॉरिडोर आई वॉज इन, यानी कि वह गलियारा जिसमें मैं था, बिगेन एंगलिंग, वह कोण बनाने लगा, लेफ्ट माने बाईं तरफ, एंड स्लैंटिंग, और तिरछाते हुए, डाउनवर्ड, ये नीचे चला गया, और तिरछाते हुए ये नीचे की तरफ चला गया। चार्ली कहता है कि जिस गलियारे में मैं था वो बाईं तरफ कोण बनाने लगा और तिरछाते हुए नीचे चला गया। एंड, और, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग, कि यह गलत है। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग, कि यह गलत रास्ता है, यानी कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वह गलत है। बट लेकिन, आई केप्ट ऑन, मैंने जारी रखा, वॉकिंग, चलते रहना। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलते रहना जारी रखा। ऑल माने जो कुछ, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, वॉज द एम्पटी साउंड, वह खाली ध्वनि थी, ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, अपने स्वयं के पदचिन्हों की। आप किसी भी सुरंग में या अपने अंधेरे कमरे में रहिए, कोई आवाज़ ना हो, अपने पैरों की आवाज़ को आप आसानी से सुन सकते हो। तो चार्ली यही कहता है, जो कुछ मैं सुन सकता था, मेरे खाली पैरों की फुट स्टेप्स की क्या थी, ध्वनि थी। अनसीन पैसेज में आपसे एम्पटी का सिनोनिम्स पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम्स आप लिख देंगे ब्लैंक। क्या लिख दोगे, ब्लैंक। टाइप कर दो भैया ज़रा।
एम्प्टी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्लैंक। एंड डिडंट और नहीं, पास माने गुजरा, अ शॉल आत्मा से यानी कि एक भी व्यक्ति के पास से। एंड आई डिडंट पास अ शॉल और मैं एक व्यक्ति के पास से भी होकर नहीं गुजरा, यानी इससे पता है कि जिस सुरंग में मैं जा रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी ये चलता रहा और जो कुछ ये सुन सकता था अपने पद चिन्हों की खोखली आवाज़ को या खाली आवाज़ को सुन सकता था, और यह वहाँ किसी भी व्यक्ति के पास से होकर नहीं गुजरा। देन माने तभी, आई हर्ड मैंने सुना, दैट सॉर्ट उस प्रकार की, ऑफ अ होलो रोवर यानी कि एक होलो का मतलब होता है खोखली, रोवर माने गर्जन या दहाड़, अहीड माने अपने आगे। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोवर अहीड, तभी मैंने अपने सामने एक प्रकार की खोखली ध्वनि को या गर्जन को सुना। दैट मीन्स जिस गर्जन का अर्थ है ओपन स्पेस, खुला हुआ अंतरिक्ष, एंड पीपल टॉकिंग और बातचीत करते हुए लोग। जिस गर्जन का मतलब ये है कि खुला हुआ अंतरिक्ष है और बातचीत करते हुए लोग, यानी कहने का मतलब ये है कि शायद सुरंग अपनी समाप्ति पर है। द टनल यानी कि वह सुरंग, टर्न्ड मुड़ गई, शार्प माने तेजी से। द टनल टर्न शार्प, और जो सुरंग थी वो तेजी से मुड़ गई। शार्प का मतलब होता है पैना, तो इसका एंटोनियम्स आप लिख देंगे ब्लंट। क्या लिख दोगे, ब्लंट, यानी कि भोंतरा या खुरदरा। ठीक है भैया। आई वेंट मैं चला गया, डाउन माने नीचे, अ शॉर्ट फ्लाइट यानी कि छोटी डंडी वाली, ऑफ स्टेयर्स सीढ़ियों से। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स यानी कि मैं छोटी डंडी वाली सीढ़ियों से नीचे चला गया। एंड कैम आउट और पहुंच गया, ऑन द थर्ड लेवल तीसरे तल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। चार्ली कहता है कि मैंने छोटी डंडियों वाली एक सीढ़ी ली, उससे मैं नीचे चला गया और मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट केवल एक क्षण के लिए, फॉर जस्ट अ मोमेंट केवल एक क्षण के लिए। आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज बैक मैं वापस आ गया हूँ, ऑन द सेकंड लेवल यानी दूसरे तल पर। चार्ली कहता है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा या मुझे लगा कि मैं वापस से दूसरे तल पर आ गया हूँ। बट आई सॉ लेकिन मैंने देखा, ये आपसे पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, डेस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। चार्ली के अनुसार तीसरे तल का वर्णन कीजिए। तो साथियों क्या वर्णन करता है वो तीसरे तल का, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एक मिनट रुकेंगे आप। तो चार्ली वर्णन करता है, बट लेकिन आई सॉ मैंने देखा, द रूम यानी कि कमरा, वॉज स्मॉलर अधिक छोटा था। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर यानी मैंने देखा कि जो छोटा है वो अधिक, यानी जो कमरा है वो अधिक छोटा है, यानी दूसरे तल की अपेक्षा जो कमरा है वहाँ का वो अधिक छोटा है। देयर वर फीवर यानी ना के बराबर टिकट विंडोज यानी कि टिकट खिड़कियाँ हैं, और वहाँ ना के बराबर टिकट खिड़कियाँ हैं। एंड ट्रेन गेट्स और ना के बराबर ट्रेन गेट्स हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर यानी कि मध्य में, इंफॉर्मेशन बूथ जो सूचना केंद्र है, वॉच बोर्ड लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग और पुराना दिखता था। तो क्या क्या देखा उसने, यानी कि जो कमरे हैं वो दूसरे तल की अपेक्षा अधिक छोटे हैं, और वहाँ जो टिकट विंडोज हैं और जो ट्रेन गेट्स हैं वो भी वहाँ ना के बराबर हैं, और केंद्र में जो सूचना भूत है वो लकड़ी का और पुराना दिखने वाला है। द मैन वह व्यक्ति, इन द भूत जो उस भूत के अंदर बैठा है, वॉर पहने हुए है, अ ग्रीन आई सेड यानी कि हरे रंग का नेत्र रक्षक, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव और लंबी काले आस्तीन वाले प्रोटेक्टर्स यानी कि सुरक्षा कवच। और जो सूचना भूत के अंदर बैठा है व्यक्ति वो हरी आई सेड यानी कि हरे रंग का नेत्र रक्षक और लंबे काले आस्तीन वाले प्रोटेक्टर्स पहने हुए है, चश्मा भी कह सकते हैं आप एक तरीके से। और बताता है वहाँ क्या चीज़ डिफरेंट थी। द लाइट्स यानी कि जो बत्तियाँ हैं, वर डिम वो धुंधली थीं। द लाइट्स वर डिम यानी कि बत्तियाँ धुंधली थीं, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग और एक प्रकार से टिमटिमा रही थीं। देन आई सॉ तभी मैंने देखा, भाई कि क्यों, दे वर वे थीं, ओपन फ्लेम यानी कि खुले हुए गैस लाइट्स यानी कि बत्तियाँ, फ्लेम माने होता है ज्वालाएं। देन आई सॉ तभी मैंने देखा, भाई दे वर ओपन
फ्लेम गैस लाइट्स, कि वे तो खुले हुए ज्वालाओं वाली बत्तियां थीं। चार्ली को यहाँ होश आता है कि ये तो खुली हुई फ्लेम्स माने बत्तियां हैं। देयर वर, वहाँ था, ब्रास माने पीतल का, स्पूटन्स थूकदान, ऑन द फ्लोर माने फर्श पर। देयर वर ब्रास स्पूटन्स ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श पर पीतल का थूकदान था। फ्लोर माने फर्श होता है और फ्लोर आप जानते हैं आटा होता है। होमोफोन्स यूज करके बताएंगे मुझे, एक्सीलेंट में मिल जाएगा आपको, पहले ही देख लेना एक बार, है ना। देयर वर ब्रास स्पूटन्स ऑन द फ्लोर, यानी फर्श पर पीतल के थूकदान थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के उस तरफ, अ ग्लिंट, एक झलक या चमक, ऑफ लाइट माने प्रकाश की, कॉट माई आई, मेरी आँखों ने पकड़ी, यानी कि मुझे एक प्रकाश की थोड़ी सी लाइट दिखाई दी। एंड अक्रॉस द स्टेशन, अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, यानी स्टेशन की उस तरफ मैंने प्रकाश की एक छोटी सी चमक या झलक देखी। और ये किसकी थी? अ मैन, एक व्यक्ति, वॉच पुलिंग, खींच रहा था या बाहर निकाल रहा था, अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी को, फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, यानी कि अपनी जैकेट की जेब से। अ मैन वॉज पुलिंग आउट अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, यानी कि एक व्यक्ति अपनी जो कमीज थी या जो जैकेट थी, उस जैकेट की जेब से अपनी एक सोने की घड़ी को बाहर निकाल रहा था। ही स्नैप्ड, स्नैप का मतलब होता है एक ही झटके में खोल दिया, ओपन, ठीक है। ही स्नैप्ड ओपन, उसने एक ही झटके में खोल दिया, द कवर माने कवर को। ग्लैंस्ड, दृष्टि डाली, एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पर, एंड फ्रॉन्ड, और वह क्रोधित हो गया, यानी उसने अपनी बाहों को ऊपर चढ़ा लिया। एक ही झटके में वो घड़ी के कवर को खोल देता है और उस पर अपनी दृष्टि डालता है और उसके बाद वो क्रोधित हो जाता है। ये सेंटेंस आपका 2023 और 25 में पूछा गया है, वॉच संबंधी आया है। तो व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, इन योर वॉच, आपकी जो घड़ी है उसमें क्या समय हुआ है। तो घड़ी में आपको लगेगा सही है, लेकिन साथियों जब भी आप टाइम बताएं घड़ी के अनुसार, तो वहाँ आप बाई का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? बाई का। अब करेक्ट आंसर भेज दें फटाफट से। तो देखिए वो एक तरह से नज़र डालने के बाद क्रोधित हो जाता है। ही वॉर, वह पहने हुए था, अ डर्वी हैट, यानी कि एक डर्वी टोपी, अ ब्लैक 4 बटन सूट, और एक काला 4 बटन वाला सूट, विद टाइनी लेपल्स, और जो उसका जो कॉलर था उस पर छोटे से लेपल्स लगे हुए थे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, शाहरुख खान को देखना, वो किसी भी पार्टी को अटेंड करने जाते हैं तो उनके यहाँ लेपल्स लगा रहता है ना। तो जो व्यक्ति था वो एक डर्वी हैट पहने हुए था, एक काले 4 बटन वाले सूट को पहने हुए था जिसमें कम चौड़ा कॉलर भी था, एक छोटा सा कॉलर था। एंड, और ही हैड अ बिग, उसके पास थी बड़ी, ब्लैक, काली, हैंडल बार, यानी कि साइकिल के हैंडल के समान, मुस्टाक्स, यानी कि मूंछें। हैंडल बार का मतलब मोटी, एक तरीके से यहाँ का आप कह देना, ठीक है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाक, और उसकी मोटी घनी काली मूछें थीं या गल मुच्छें थीं। मुच्छें ही कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आपने हमारे जो हीरो हैं अभिनंदन सिंह, उनकी मूँछों को देखा हो, तो इस प्रकार की उसकी कुछ मूँछें थीं। देन माने तब, आई लुक्ड अराउंड, मैंने आसपास देखा, एंड सॉ, और देखा, दैट एवरीवन, की प्रत्येक व्यक्ति, इन द स्टेशन, स्टेशन पर, वॉज ड्रेस्ड, कपड़े पहने हुए है, लाइक 1890 समथिंग, यानी कि लगभग 1890 के आसपास के। तब चार्ली ने अपने आसपास देखा तो वो कहता है कि स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति लगभग 1890 के दशक के कपड़े पहने हुए था। आई नेवर सॉ, मैंने कभी नहीं देखा था, सो मैनी बियर्ड्स, इतनी सारी दाढ़ियों को, साइड वर्ड्स, यानी कि गलमुच्छों को, एंड फैंसी मुस्टाक्स, और फैंसी मूँछों को, इन माई लाइफ, यानी अपने पूरे जीवन में। चार्ली कहता है कि मैंने पहले कभी भी इतनी गलमुच्छें, फैंसी मूँछें अपने जीवन में कभी नहीं देखी थीं। अ वुमेन, एक महिला, वॉकड इन, चलकर अंदर आई, थ्रू द ट्रेन गेट, यानी कि ट्रेन गेट से होकर। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक महिला ट्रेन गेट से चलकर अंदर आई। सी वॉर, वह पहने हुई थी, अ ड्रेस, यानी कि एक ड्रेस, विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, यानी कि
मटन स्लिप्स के आकार की। ये आपने देखा होगा, मटन आप एक तरीके से जानते हैं, भेड़ को कहते हैं, जो उसका पैर है ना नीचे से बहुत पतला होता है, ऊपर जाके मोटा होता चला जाता है, तो इसी प्रकार की पोशाक पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट्स, और वो घाघरा पहनी हुई थी, टू टॉप, जो टॉप तक पहुंचता था, ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, यानी कि ऊंचे, उसके ऊंचे बटन वाले जूतों तक, और जो उसका घाघरा था ऊंचे जो बटन वाले जूते थे उन तक पहुंचता था। टॉप का एंटोनियम्स लिख लेना आप लोग, बॉटम, ठीक है भाई। सिनोनिम्स की बात करें तो आप एपेक्स लिख सकते हैं, क्लाइमैक्स लिख सकते हैं, समिट लिख सकते हैं, पीक लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड आप लिख दोगे। बैक ऑफ हर, उस महिला के ठीक पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, यानी कि मार्ग पर, वैसे ट्रैक का मतलब पटरी होता है, तो बैक ऑफ हर यानी उस महिला के पीछे, ऑन द ट्रैक्स यानी कि पटरी पर, आई कॉट अ ग्लिम्पेज, मैंने एक दृष्टि देखी, आई कॉट अ ग्लिम्पेज, मैंने एक दृष्टि, झलक देखी, ऑफ लोकोमोटिव, यानी कि लोकोमोटिव इंजन की। तो चार्ली कहता है कि लोकोमोटिव जो इंजन था उसकी मैंने एक झलक देखी रेल की पटरी पर। अ वेरी स्मॉल कुरियर एप्स लोकोमोटिव, यानी कि यह एक बहुत ही छोटा कुरियर्स और एप्स कंपनी का लोकोमोटिव इंजन था। विद अ फनल शेप्ड, और ये जो कीप होती है उसके आकार का था, और स्टैक मानी चिमनी, यानी कि एक जो फनल होती है आपकी, जो कीप होती है उसके आकार की चिमनी वाला यह बहुत छोटा कुरियर और आइप्स कंपनी का लोकोमोटिव इंजन था। एंड देन आई न्यू, और तब मैं समझ गया कि मैं तीसरे तल पर हूँ, यानी कि बहुत पीछे अब आ गया है, अब इसे समझ में आ गया है। तो आगे कहता है, अब ये आपसे पूछा गया है कि उसने आश्वस्त होने के लिए क्या करा, तो आप कहोगे टू मेक श्योर, आश्वस्त होने के लिए, आई वॉकड, मैं चलकर गया, ओवर टू अ न्यूज बॉय, एक अखबार वाले लड़के के पास। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय, यानी कि आश्वस्त होने के लिए मैं एक अखबार वाले लड़के के पास गया, एंड ग्लैंस्ड, और दृष्टि डाली, एट द स्टैक, ढेर पर, ऑफ पेपर्स, यानी अखबारों के, एट हिज फीट, उसके पैरों के पास, एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास पड़े हुए अखबार के ढेर पर दृष्टि डाली। ध्यान रखना कौन सा अखबार है ये। इट वॉज द वर्ल्ड, यह द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर था, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और जो द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर है ये वर्षों से प्रकाशित नहीं हुआ था। आगे कहते हैं, द लीड स्टोरी, यानी इसमें मुख्य कहानी, सैड, कही गई थी, समथिंग, कुछ, अबाउट प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति, क्लेवलैंड, यानी कि क्लेवलैंड के बारे में। और जो न्यूज़पेपर जो था इसमें मुख्य कहानी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कही गई थी। आगे कहता है, आई हैव फाउंड, मैंने पा लिया है, दैट फ्रंट पेज, यानी कि उसके मुख्य पेज को, सिंस माने बाद में, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, बाद में मैंने उसके फ्रंट पेज को पा लिया है, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में। चार्ली कहता है कि बाद में मैंने उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में पा लिया है। एंड, और, इट वॉज प्रिंटेड, इस पर छपाई की गई थी, जून 11, यानी कि 11 जून 1894, 1894। ये जो न्यूज़पेपर है इस पर 11 जून 1894 डेट अंकित थी। इतना पीछे चला गया ये प्रेजेंट टाइम से। आई टर्न, मैं मुड़ा, टुवार्ड, की तरफ, द टिकट विंडोज, टिकट खिड़की की, लुकिंग, वो नोइंग, जानते हुए, दैट की, हियर माने यहाँ, ऑन द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल के, आई कुड बाय, मैं खरीद सकता हूँ, टिकट्स, यानी कि टिकटें, दैट वुड टेक, जो ले जाएंगी, लुइसा, यानी लुइसा को, एंड मी, और मुझे, एनीवेयर, कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में, वी वांटेड टू गो, जहाँ कहीं हम जाना चाहेंगे। तो चार्ली कहता है, आई टर्न टुवार्ड द टिकट विंडोज, नोइंग दैट, यह जानते हुए मैं टिकट खिड़की की विंडो की, यानी कि टिकट खिड़की की तरफ मुड़ गया, कि जहाँ तीसरे तल पर मैं अपने लिए और लूसिया के लिए
यूनाइटेड स्टेट में जहाँ कहीं भी जाना चाहेंगे उसके लिए टिकटें खरीद सकता हूँ। आगे कहता है इन द ईयर यानी वर्ष 1894 1994 में। तो ध्यान से सुनना। चार्ली कहता है कि मैं ये जानते हुए टिकट खिड़की की तरफ मुड़ा कि यहाँ यानी कि तीसरे तल पर मैं अपने लिए और अपनी पत्नी लूशा के लिए टिकटें खरीद सकता था, जो टिकटें 1994 के वर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ कहीं भी हम जाना चाहें वहाँ ले जा सकती थीं। एंड और आई वांटेड मैं चाहता था 2 टिकट्स यानी कि 2 टिकटें टू गैलिसबर्ग इलोइनिस यानी कि गैलिसबर्ग इलोइनिस के लिए। और चार्ली कहता है कि मैं गैलिसबर्ग इलोइनिस के लिए 2 टिकटें चाहता था। अब आपसे कहता है ये हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहाँ कभी गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, यह एक आश्चर्यजनक कस्बा है। स्टिल माने अभी भी, क्या तुम वहाँ कभी गए हो? यह अभी भी एक आश्चर्यजनक कस्बा है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज यानी कि पुराने बड़े ढांचे वाले घर हैं। ह्यूज लॉन्स विशाल मैदान हैं। एंड ट्रमेंडियस ट्रीज और विशाल वृक्ष हैं। यानी कि जो गैलिसबर्ग इलोइनिस है यह एक अभी भी आश्चर्यजनक कस्बा है। बड़े पुराने ढांचे वाले घर हैं, विशाल मैदान हैं और विशाल वृक्ष हैं। और वृक्षों के बारे में कहते हैं हुज ब्रांचेज, इन वृक्षों की शाखाएं मीट ओवरहेड सिर के ऊपर मिलती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट और सड़क को कवर कर लेती हैं यानी कि सड़क को ढक लेती हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स यानी कि शाम की जो गर्मियों की जो शाम है वर ट्वाइस 2 गुनी होती हैं। एज लॉन्ग उतनी लंबी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 1894 में शाम गर्मी की जो शाम है आज की अपेक्षा 2 गुनी लंबी होती हैं। एंड पीपल और लोग सेट आउट बाहर बैठते हैं ऑन देयर लॉन्स यानी कि अपने लॉन्स में। द मैन स्मोकिंग सिगार्स और जो पुरुष हैं वो सिगार्स का धूम्रपान करते हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली और शांतिपूर्वक बतराते हैं या बातचीत करते हैं। जब भी आप किसी भी वर्ड के अंत में एल वाई लगा दें तो मोस्टली वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि आपसे पूछा गया है कंप्लीट, अगर आपको इसका एडवर्ब फॉर्म बनाना है तो क्या करोगे आप एल वाई लगा देंगे यानी कि कंप्लीटली। तो अगर आप क्वाइटली में से अगर एल वाई हटा दें तो क्वाइट बचेगा। और इसका एंटोनियम्स आपने पेपर में पूछा गया है तो आप लिख दोगे नोइसी। क्या लिख दोगे? नोइसी। तैयारी रखनी है ये। तो वहाँ जो लोग हैं वो अपने लॉन्सों में बैठते हैं, जो पुरुष हैं वो सिगार्स का धूम्रपान करते हैं और शांतिपूर्वक बातचीत करते हैं। द वुमेन जो महिलाएं हैं वेविंग वो हिलाती हैं पाम लीफ यानी ताड़ के पत्तों को फैंस पंखे के रूप में। और जो महिलाएं हैं वो ताड़ के पत्तों से पंखे के रूप में हवा करती हैं या उनसे हवा झलती हैं। विद द फायर फाइल्स यानी कि जुगनू ऑल अराउंड आसपास इन अ पीसफुल वर्ल्ड उस शांतिपूर्वक संसार में पाए जाते हैं। और आपसे यहाँ कह रहा है जिसकी वजह से इसने इमेजिनेशन की है टू बी बैक वापस जाना। देयर माने वहाँ यानी कि 1894 में। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार आप प्रथम विश्व युद्ध से पीछे चले जाओगे। स्टिल माने अभी भी 20 ईयर्स यानी कि 20 वर्ष पीछे। तो यानी कि वहाँ वापस जाना चाहते हैं तो आप प्रथम विश्व युद्ध से 20 वर्ष पीछे चले जाओगे। आपको पता है ना प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, बताना जरा, यही डेट फाइनल है कि नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। एंड और वर्ल्ड वॉर सेकेंड और द्वितीय विश्व युद्ध ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को फ्यूचर में अभी होने के लिए 40 वर्ष बाकी हैं। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट और इसीलिए मैं उस स्थान के लिए 2 टिकटें चाहता था। आगे कहता है द क्लर्क जो क्लर्क था फिगर्ड उसने हिसाब लगाया द फेयर माने किराए का। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर जो क्लर्क था उसने किराए का हिसाब लगाया। ये होमोफॉर्म्स पूछा गया है। फेयर माने किराया होता है FAIR, फेयर माने सुंदर भी होता है, मेला भी होता है, उचित भी होता है। तो दोनों के होमोफॉर्म्स आप यूज करके मुझे बताओगे। ठीक है, पहले के लिए कह सकते हैं वी मस्ट पे आवर फेयर इफ वी ट्रेवल बाय बस, यदि हम बस से यात्रा करते हैं तो हमें अपना किराया अवश्य अदा करना चाहिए। वी आर
ऑल गोइंग टू द फेयर, हम सभी मेले के लिए जा रहे हैं। एक बार कमेंट में लिख दें। तो जो क्लर्क था उसने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लैंस्ड, उसने दृष्टि डाली। एट माई फैंसी हैट बैंड, यानी कि मेरे जो फैंसी जो फैशनेबल जो टोपी पर फीता था उस पर। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरे फैंसी फीते पर एक दृष्टि डाली। बट ही फिगर्ड, लेकिन उसने हिसाब लगाया। द फेयर माने किराए का। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराए का हिसाब लगाया। एंड और आई हैड इनफ, मेरे पास पर्याप्त था, यानी कि पैसे। फॉर 2 कोच टिकट्स, यानी कि 2 कोच टिकट्स के लिए या 2 कोच डिब्बों के लिए। 1 वे, एक तरफ से, क्योंकि इसे एक ही तरफ से तो वहाँ जाना था। बट लेकिन, वहन माने जब। आई काउंटेड, मैंने गिना। आउट और बाहर निकाला। मनी माने उस धन को। एंड लुक्ड अप, और मैंने ऊपर देखा। द क्लर्क वॉज स्टीयरिंग एट मी, तो जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था। तो चार्ली कहता है कि जो क्लर्क था उसने किराए का हिसाब लगाया। उसने मेरे फैंसी फीते पर एक दृष्टि डाली, लेकिन फिर भी उसने किराए का हिसाब लगाया। और चार्ली कहता है कि मेरे पास 2 कोच टिकट के लिए एक तरफ से पर्याप्त धन था, लेकिन जब मैंने पैसे को गिनकर बाहर निकाला और ऊपर देखा तो मैंने पाया कि जो क्लर्क है वो मुझे घूर रहा है। ही नोडेड, उसने सिर हिलाया। एट द बिल्स, यानी उन नोटों पर। और जो नोट थे उन्हें देखकर उसने अपना सिर हिलाया। दैट की, यहाँ एजेंट होना चाहिए, मिसप्रिंट है, ठीक है। दैट एजेंट मनी मिस्टर, कि श्रीमान ये धन नहीं है। ही सैड, उसने कहा। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग, यदि तुम प्रयास कर रहे हो। टू स्किन, चीट करने का, यानी कि धोखा देने का। मी माने मुझे, और यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा दूर तक बचकर नहीं जा पाओगे। यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर तक भागकर जा नहीं पाओगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है साथियों, लगातार पेपर आपसे पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों हिंदी में भले सा गा गी गया है, लेकिन पहला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है और दूसरे को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाओगे। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन लगातार पूछा है। इफ़ ही विल कम हियर, ठीक है, कॉमा आई शैल टीच हिम। अब हिंदी दोनों का निकालोगे तो आपको लगेगा कि दोनों सेंटेंस सही हैं। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों में गागी है। लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, उसमें विल या शैल का आपको प्रयोग नहीं करना होता है। तो एक वचन है तो आप यहाँ कम से लिख देंगे, बहुवचन होता तो फिर आप V1 ही लिख देते। इधर आई के साथ शैल भी दे सकता है, विल भी दे सकता है, लेकिन फिर भी ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करें। इफ़ यू विल हेल्प मी, इफ़ यू विल हेल्प मी, कॉमा आई शैल थैंक यू। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में भेजें, देखें तो सही कितना आप अटेंटिव होके पढ़ रही हैं। ठीक है भाई, तो देखिए भाई, तो उसने कहा यदि तुम मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर तक बचकर नहीं निकल पाओगे। एंड और ही ग्लैंस्ड, उसने दृष्टि डाली। अब जो मैं सोचना बॉन्ड क्या लिखा है, ये बिल नॉट का कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, इसे लिखा गया है बॉन्ड। ऐसे ही सेल नॉट का सांट लिखा जाता है, एम नॉट का आरंट लिखा जाता है, ठीक है। तो एंड और ही ग्लैंस्ड, उसने दृष्टि डाली। एट द कैश ड्रॉवर, यानी अपने कैश की जो दराई थी, बिसाइड बगल में, हिम माने उसके। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और अपने बगल में रखी हुई जो कैश की दराई थी उस पर उसने एक दृष्टि डाली। चार्ली ने भी देखा, कहता है ऑफ कोर्स, वास्तव में द मनी, वह जो धन था, वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वो पुरानी शैली के नोट थे। वास्तव में वो पुरानी शैली के नोट थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, यानी कि जिस पैसे को आज हम यूज करते हैं वह उतना बड़ा था जितना कि वी यूज नाउ अडेज, जिससे हम प्रयोग करते हैं। यानी जिस धन को आज हम यूज करते हैं उसके आधे साइज का था, यानी आधे आकार का था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और एक अलग प्रकार का दिखता था। आई टर्न्ड अवे, मैं मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और मैं वहाँ से तेज़ी से बच निकला। मैं वहाँ से मुड़ा और मैं तेज़ी से वहाँ से बच निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस, कुछ भी अच्छा नहीं है। अबाउट जेल, जेल के बारे में।
इवन इन 1894 यानी 1894 में भी। चार्ली कहता है 1894 में भी जेलों में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये क्वेश्चन 2025 में आपसे पूछा गया है। वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेलिसबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? तो आप कहोगे नो, ठीक है, क्योंकि रीजन दोगे तो बिकॉज दिस वॉज या थर्ड लेवल वॉज चार्लीज ओनली इमेजिनेशन, ठीक है, एंड दैट वॉज दैट, और यही था आई लेफ्ट, मैं चल दिया, द सेम वे, उसी मार्ग पर, आई केम, जिस मार्ग पर मैं आया था। चार्ली कहता है यही था और मैं उसी मार्ग पर चल दिया जिस मार्ग पर मैं आया। आई सपोज, मैंने सोचा, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर यानी कि भोजन करने के घंटे के दौरान, आई ड्रू, मैंने बाहर निकाले $300, $300 आउट ऑफ द बैंक यानी कि अपने बैंक से। चार्ली ने अगले दिन लंच करने के समय के दौरान अपनी बैंक से $300 को बाहर निकाला। नियरली ऑल वी हैड यानी कि लगभग यही हमारे पास थे, यानी $300 थे। एंड वॉट, इसने खरीदा ओल्ड स्टाइल करेंसी यानी पुरानी शैली की करेंसी, और इसने पुरानी शैली की करेंसी को खरीद लिया। दैट रियली, जिसने वास्तव में, वरीड, चिंतित किया, माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मेरे मनोचिकित्सक मित्र को, और इस बात ने मेरे मनोचिकित्सक मित्र को बहुत चिंतित किया। चिंतित करने का रीज़न ये है कि भाई इससे पुरानी करेंसी, अब आप देखो आपके सामने 1000 रुपये का नोट चलता था ना, तो वो क्या हुआ, पहले बंद हुआ, 500 को चलता था पहले, है ना, 500 का बंद हुआ, फिर 2000 का आया, फिर 2000 का बंद हुआ। अब आप उसी 2000 के नोट को खरीदें, पुराने को, तो कोई क्या कहेगा, ए पगलू, पगला गया है क्या? तो ये अपनी इमेजिनेशन में कह रहा है कि मेरा जो मनोचिकित्सक मित्र है, जब उसने देखा कि मैं पुरानी करेंसी को खरीद रहा हूँ तो वो चिंतित हो गया। वरीड शब्द देखें यहाँ 2025 HB क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ही इज वरीड, ठीक है, इन हिज फादर एपिस्टोफी एस इलनेस, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो साथियों, वरीड के साथ आपका फिक्स प्रपोजिशन अबाउट होता है, तो उसने गलती आपसे पूछी है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो क्या गलत है, इन गलत है, और गलत है वही सही है क्योंकि उसने पूछा ही गलत है, ठीक है भाई। तो अगर सही करने के लिए कहता तो आप अबाउट लगा देते। तो वरीड के साथ क्या लगाते हैं, अबाउट। अब यहाँ नहीं है कोई प्रपोजिशन तो अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन बाय, आप लोग खरीद सकते हैं, ओल्ड मनी, पुराने धन को, एट ऑलमोस्ट, लगभग, एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर से। पुराने धन को आप किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे, लेकिन आपको अदा करना होगा, अ प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज या अतिरिक्त पैसे। माई $300, जो मेरे $300 थे, बॉट लेस, उन्होंने कम खरीद पाए, देन 200 यानी कि 200 से भी, इन ओल्ड स्टाइल बिल्स यानी कि पुरानी शैली के नोट। यानी मेरे जो $300 थे उन्होंने पुरानी शैली के जो 200 से भी कम रुपए प्राप्त किए। बट लेकिन, आई डोंट केयर, मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन मुझे चिंता नहीं थी, क्यों, एक्स वर 13 सेंट यानी कि जो अंडे आते थे वहाँ 30 सेंट पर अ डजन, एक दर्जन मिलता था, इन 1894 यानी कि 1894 में। अब अपने बुजुर्ग लोगों से आप पूछोगे तो आप कहोगे कि बहुत सस्ती जगह उन्होंने खरीदी थी, अब उसी के करोड़ों में पैसे लगे हुए हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड, लेकिन मैं पुनः कभी नहीं पा सका, द कॉरिडोर यानी कि उस बरामदे को, दैट्स लीड्स, जो आगे ले जाता है, टू द थर्ड लेवल, तीसरे तल की तरफ, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मैं उस गलियारे को पुनः कभी नहीं पा सका, दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर ले जाता है। ऑल्दो, भले ही, आई हैव ट्राइड, मैंने प्रयास किया, ऑफन इनफ, पर्याप्त या काफ़ी, भले ही मैंने पर्याप्त प्रयास किया। लुइसा यानी कि लुइसा, वॉज प्रीटी यानी कि काफ़ी, वरीड माने चिंतित है। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड यानी कि लुइसा बहुत चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर, जब मैंने उसे बताया, ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के बारे में। जब इसने अपनी यानी जो
चार्ली है उसने अपनी पत्नी लूसिया को जब बताया या लूसिया को बताया तो वह इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगी। खैर योगी भगवान इस आदमी का क्या करें, है ना, पर लेकिन ये स्वप्न की बात है, हकीकत की नहीं है। नहीं तो तुम्हें पता है लेडीज बहुत खतरनाक होती हैं, इसके जान नोच लेती हैं। एंड और डिडंट वांट और नहीं चाहती हैं, मी माने मुझे, टू लुक फॉर कि मैं तलाश करूं, सर्च करूं, फॉर द थर्ड लेवल तीसरे तल की, एनी मोर माने और अधिक। और वह नहीं चाहती थी कि चार्ली तीसरे तल की और अधिक तलाश करे। एंड और आफ्टर अ व्हाइल थोड़े समय के बाद, आई स्टॉप्ड मैंने तलाश करना बंद कर दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद चार्ली ने तलाश करना बंद कर दिया। आई वेंट बैक मैं वापस आ गया, टू माई स्टाम्प यानी कि अपने टिकट संग्रह के कार्य पर। बट नाउ लेकिन अब वी आर बोथ लुकिंग हम दोनों लोग तलाश करते हैं, एवरी वीकेंड यानी कि प्रत्येक सप्ताह के अंत में, सैटरडे संडे ऑफ रहता है उसे कहते हैं। लेकिन अब लुइसा और चार्ली दोनों सप्ताह के अंत में तलाश करते हैं। बिकॉज क्योंकि नाउ माने अब, वी हैव प्रूफ हम लोगों के पास सबूत है, दैट द थर्ड लेवल की तीसरा तल इज स्टिल अभी भी देयर माने वहाँ हैं। अब ये कहता है चार्ली क्योंकि अब हम लोग पूरी तरह से श्योर हैं कि तीसरा तल अभी भी वहाँ प्रेजेंट है। रीजन बताता है, माई फ्रेंड सैम बिनर मेरा मित्र सैम बिनर डिसअपियर्ड गायब हो गया। नोबडी न्यू किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है वेयर कि वो कहाँ गायब हुआ है। चार्ली कहता है अपने मित्र को भी इसने अपनी इमेजिनेशन में गायब कर दिया और कहता है कि मेरा जो मित्र है सैम बिनर वह गायब हो गया और कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि वो कहाँ गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड लेकिन मुझे एक प्रकार का संदेह है, या लेकिन मैंने एक प्रकार का संदेह किया, बिकॉज क्योंकि सैम्स अ सिटी बॉय कि जो सैम है वो एक शहर का लड़का है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम और मैं उसे बताया करता था, अबाउट गैलिसबर्ग यानी गैलिसबर्ग के बारे में। चार्ली कहता है मुझे इसलिए उस पर संदेह था क्योंकि सैम एक शहर का लड़का था और मैं गैलिसबर्ग के बारे में उसे बताया करता था। क्या बताता था, आई वेंट टू स्कूल देयर मैं वहाँ विद्यालय जाता था। एंड ही ऑलवेज सैड और सैम बिनर हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस उसे ऐसे गांव की या ऐसे स्थान की आवाज़ पसंद है। एंड दैट इज वेयर और यही कारण है, ही इज कि वह वहाँ है। ऑल राइट अभी भी इन 1894 यानी कि 1894 में। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। बिकॉज क्योंकि वन नाइट एक रात्रि फुसिंग ध्यान से देखते हुए, विद माई स्टाम्प कलेक्शन यानी कि अपने टिकट संग्रह के अपने स्टाम्प यानी टिकट संग्रह को, आई फाउंड मैंने पाया यानी कि क्योंकि एक रात को अपने टिकट संग्रह को ध्यान से देखते हुए, आई फाउंड मैंने पाया, वेल अच्छा, डू यू नो क्या आप लोग जानते हैं, हमसे कह रहा है जी, डू यू नो क्या आप जानते हो, व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज कि फर्स्ट डे कवर क्या कहलाता है। जैसे आप फर्स्ट डे फर्स्ट रो देखते हैं ना तो उसी प्रकार से कह रहा है। तो कहता है वह ना, अ न्यू स्टाम्प जब एक नया स्टाम्प यानी कि टिकट एज इशूड जारी होता है, जब एक टिकट जारी होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स जो टिकट एकत्रित करने वाले या संग्रह करता हैं, वाई माने खरीदते हैं, सम यानी कि कुछ फर्स्ट डे कवर्स को, एंड यूज दैम और उनका प्रयोग करते हैं, टू मेल डाक के द्वारा, एनवलप्स उन लिफाफों का, टू देमसेल्व्स अपने ही पते पर, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल यानी कि बिक्री के पहले ही दिन। तो जो फर्स्ट डे कवर होता है, बहुत से जो टिकट संग्रह करता हैं वो बिक्री के पहले दिन इसे अपने पते पर उस लिफाफे का मेल के द्वारा प्रयोग करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स और जो डाक मोहर है वो सिद्ध करती है, द डेट माने उस तारीख को, यानी कि उस पर जो तारीख पड़ी रहती है। आप वैसे भी टिकट लेने जाओगे, आप कोई भी सफ़र करें तो उस पर डेट लिखा रहता है, समय भी पड़ा रहता है। द एनवलप यानी कि लिफाफा इज कॉल्ड कहलाता है फर्स्ट डे कवर यानी कि फर्स्ट डे कवर, जिस पर जो पहला डेट पड़ा रहता है वही कहलाता है फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन ऐसे लिफाफों को कभी खोला नहीं जाता है। रीजन बताता है, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप क्योंकि आप लिफाफे के अंदर एक कोरे या खाली कागज को रखते हैं। ब्लैंक का सिनोनिम्स क्या है आपको मैंने बताया है, बताओ जरा। अब बस आप एंडिंग की तरफ हैं साथियों, थोड़ा सा पेशेंस और रखेंगे। दैट नाइट उस रात को, अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स यानी कि मेरे जो सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर थे उनके बीच में, आई फाउंड वन मैंने एक ऐसे ही फर्स्ट डे कवर को पाया, दैट शुडंट हैव जिसे वहाँ, दैट शुडंट हैव बीन देयर जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था।
बट देयर इट वॉज, लेकिन फिर भी ये वहाँ था। इट वॉज देयर, यह वहाँ था, बिकॉज क्योंकि समवन हैड मेल्ड, किसी ने इसे डाक किया था, टू माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी को, एट हिज होम, यानी कि उनके घर पर। जो फर्स्ट डे कवर है यह वहाँ था क्योंकि इसका रीज़न है कि किसी व्यक्ति ने डाक के द्वारा चार्ली के दादाजी के घर पर इसे भेजा था, इन गैलिसबर्ग, कहाँ, गैलिसबर्ग में। दैट इज वॉट, यही कारण है, द एड्रेस ऑन द एनवलप सेट, यही लिफाफे के ऊपर वो एड्रेस पड़ा हुआ था या लिखा हुआ था। अब लिफाफा बोलेगा नहीं, ये मत कहना। एंड इट हैड बीन देयर, यह वहीं पड़ा रहा, सिंस जुलाई 1894, यानी कि 18 जुलाई 1894 से ये वहीं पड़ा रहा। द पोस्ट मार्क, यानी कि जो पोस्ट मार्क है, सोप्ड दैट, उस तारीख को दिखाती है, क्या, जुलाई, यानी 18 जुलाई 1894 को डाक टिकट दिखाती है। यट फिर भी, आई डिडेंट रिमेंबर, मुझे याद है, इट माने यह, एट ऑल, बिल्कुल। यट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन फिर भी ये मुझे याद नहीं है पूरी तरह से। द स्टाम्प वॉज अ 6 सेंट, कहता है कि जो स्टाम्प था, जो टिकट था, वो 6 सेंट का था। डल ब्राउन, हल्का भूरा था। विद अ पिक्चर, इस पर एक तस्वीर थी, और प्रेसिडेंट गारफील्ड, यानी कि राष्ट्रपति गारफील्ड की एक तस्वीर लगी हुई थी। ये कहता है फिर भी ये बात मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। स्टाम्प 6 सेंट का था, थोड़ा हल्का भूरा था, इस पर एक राष्ट्रपति गारफील्ड की एक तस्वीर भी लगी हुई थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवलप, जब लिफाफा, केम टू ग्रैंड डैड, दादाजी के पते पर आया, इन मेल, डाक के द्वारा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, यह सीधा उनके संग्रह में चला गया, एंड स्टे देयर, और वहीं पड़ा रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, तब तक मैंने इसे निकालना लिया बाहर और इसे खोलना लिया, तब तक यह वहीं पड़ा रहा। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, ये जो फर्स्ट डे कवर अक्सर आपने पढ़ा कि कोरा होता था, लेकिन ये खाली या कोरा नहीं था अंदर से। इट रेड, इसमें लिखा हुआ था। तो देखिए साथियों, आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आप ऐसे ही लिखते हैं। तो इसने सबसे पहले लिखा एड्रेस, सेंड्रस एड्रेस 941 बिलार्ड स्ट्रीट, यानी कि 941 बिलार्ड गली या सड़क, गैलिसबर्ग इलोइनिस, ये सेंड्रस एड्रेस हुआ। डेट लिखी है जुलाई 1894, यानी 18 जुलाई 1894। यहाँ लिखा है डियर चार्ली, यानी कि प्रिय चार्ली, आई गॉट टू विशिंग, मेरी इच्छा हो रही थी, दैट यू वर राइट, कि आप बिल्कुल सही हैं, एंड देन आई गॉट टू बिलीविंग, तभी मुझे विश्वास होने लगा, यू वर राइट, कि आप बिल्कुल सही थे। तो शैम बिनर चार्ली के लिए क्या लिखता है, ये क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा गया है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से शॉर्ट में एक है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने अपने लेटर में चार्ली के लिए क्या लिखा। तो ये तो थोड़ा सा बताया गया है। चार्ली कहता है कि सैम बिनर चार्ली से कहता है कि मेरी इच्छा थी कि तुम बिल्कुल सही हो, और तभी मैं विश्वास करने लगा था कि आप बिल्कुल सही हो। एंड चार्ली, और चार्ली, इट इज़ ट्रू, तुम बिल्कुल सत्य हो। यहाँ ट्रू का एंटोनियम्स आपसे पूछा गया है अनसीन पैसेज 2023 डबल जेड में, तो इसका मुझे एंटोनियम्स बताओगे आप। तो इट इज़ ट्रू, यह बिल्कुल सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरे तल को पा लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं 2 सप्ताहों से यही हूँ। तो क्या लिखा उसने कि चार्ली तुम बिल्कुल सत्य हो, और मैंने तीसरे तल को पा लिया है, और मैं 2 सप्ताहों से यही हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे। एट द डेलीज, यानी डेली गली के नीचे। समवन इज प्लेइंग, कोई व्यक्ति बजा रहा है। अ पियानो, यानी कि एक पियानो को। एंड दे आर ऑल, और वे सभी लोग। आउट, बाहर हैं। ऑन द फ्रंट पोर्च, यानी सामने वाले बरामदे में। सिंगिंग नेली होम, यानी कि सिंग नेली होम नामक जो लय है या स्वर हैं, इन्हें वो गाते हुए सामने वाले फ्रंट पोर्च यानी बरामदे में बैठे हुए हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड, और मुझे आमंत्रित किया जाता है। ओवर फॉर लेमन, यानी कि नींबू के शरबत के लिए या नींबू पानी के लिए। कम बैक चार्ली, चार्ली वापस आ जाओ। एंड लुइसा, और लुइसा, यानी कि कम बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा वापस आ जाओ।
कीप लुकिंग, तलाश करते रहो, टिल यू फाइंड, तब तक आप पाना लें, द थर्ड लेवल, तीसरे तल को। इट इज़ वर्थ, यानी कि यह बिल्कुल सत्य है, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। तो जो चार्ली है ना, वो सैम बेनर को भी अपने स्वप्न का शिकार बना देता है। और आगे कहता है, जो नोट था, जो ये लिखा है आपका, तो द नोट इज साइंड सैम, इस पर साइन जो थे, सिग्नेचर थे, वो सैम के थे। आगे कहता है एट द स्टाम्प, यानी कि जो स्टाम्प है, एंड कॉइन स्टोर, और जो आप ये कह सकते हैं जो स्टाम्प पर और जो कॉइन स्टोर और जो सिक्के की दुकान है, आई गो टू, मैं वहाँ जाता हूँ, यानी कि मैं टिकट और सिक्के की दुकान पर जाता हूँ। चार्ली कहता है आई फाउंड आउट, मैं पता लगाता हूँ, दैट सैम बॉट, कि जो सैम बिनर है उसने खरीदे हैं $800, यानी कि $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी कि पुरानी कीमत वाले धनराशि के। चार्ली कहता है कि मैं टिकट और सिक्के की दुकान पर जाता हूं और मैं पता लगाता हूं कि सैम ने पुरानी करेंसी की कीमत वाले $800 को खरीदा है। दैट माने जो धन, और टू सेट हिम अप, उसके लिए स्थापित कर सकते हैं, इन अ नाइस लिटिल है, यानी कि एक छोटा सा अच्छा भूसे का व्यापार, फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और अनाज का व्यापार। ही ऑलवेज सैड, वह हमेशा कहा करता था, दैट इज वॉट, यही है जो कुछ, ही रियली बेस्ट, उसकी इच्छा है, ही कुड डू, ऐसा करने की, उसकी जो वास्तविक इच्छा है वो कुछ ऐसा ही करने की है। एंड ही सर्टेनली, और वो निश्चित रूप से, कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वह निश्चित रूप से अपने पुराने व्यवसाय पर नहीं आ सकता है, क्योंकि वहाँ 1894 में कोई भी किसी को समस्या नहीं है, तो उन्हें मनोचिकित्सक रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। नॉट इन गैलिसबर्ग इलोइनिस, क्योंकि एलिसबर्ग इलोइनिस में इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, यानी कि अपने पुराने व्यवसाय पर। क्यों? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि जो सैम बिनर है वो मेरा एक मनोचिकित्सक मित्र है। ये लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड में। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एंड भाई, तो कैसे है उसका बचने का? बिल्कुल हम जानते हैं ये असुरक्षा इन सभी चीज़ों से बचने का एक माध्यम था। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो साथियों, इसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो आपने अंत तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, टिल टेक केयर, हैव फन।